Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a Computer Science Gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate. And even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. So in this lecture, in this today class, we are going to see Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So we are going to study Bellman-Ford algorithm. See why the need we came up with Bellman-Ford, because Dijkstra algorithm we have seen. Dijkstra algorithm was not able to distinguish between negative age and negative age cycle. So we generally advise Dijkstra that don't to use Dijkstra algorithm in a negative age cycle. ठीक है? Dijkstra algorithm हम negative age cycle में use नहीं करते थे, एडवाइस नहीं देते थे कि नेगेटिव एज रहे तो आप कीजिए, लेकिन वो नेगेटिव एज के लिए कर लेते थे. लेकिन दिक्कत कहां आता था कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था कि कब नेगेटिव एज है, कब नेगेटिव एज साइकिल है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हमने बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम आया. बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम आया जो शॉर्टेस्ट पाथ पता करेगा. बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. ठीक है. See why we come up Bellman-Ford algorithm? Is it clear? Because Dijkstra algorithm was not able to distinguish between negative age and negative age cycle. Okay, it was not able to distinguish between negative age and negative age cycle. When to apply, when Dijkstra will give the correct answer, when it will not. So that's why नेगेटिव एज साइकिल में प्रॉब्लम कर रहे थे. हाँ, नेगेटिव एज साइकिल में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो क्या उनको वहां पे पता नहीं चलता है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को समझ नहीं आता है. तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को एडवाइस किया जाता है कि कभी नेगेटिव एज रहे तो यूज ना करें. ठीक है, लेकिन बेलमैन-फोर्ड के पास ऐसा नहीं है. बेलमैन-फोर्ड बता देंगे कि आपको कि आप किसी ग्राफ का आप उसका शॉर्टेस्ट पाथ बता कर सकते हो कि नहीं, मतलब होगा कि नहीं होगा, ये पूरा बता देगा. डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपको बता नहीं पा रहा है कि यहाँ नेगेटिव एज साइकिल है, मैं इसका नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, लेकिन बेलमैन-फोर्ड आपको बता देगा कि यहाँ पे नेगेटिव एज साइकिल है, मैं इसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बता पाऊंगा, इसका शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा. देखिए, जब भी नेगेटिव एज साइकिल रहेगा तो शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक साइकिल लिए तो कुछ आया, फिर और एक बार साइकिल लिए, फिर रिड्यूस, तो जितने बार साइकिल लेते जाएंगे उसका वेट रिड्यूस होते जाएगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो रिड्यूस होते जाएगा. देखिए, क्लियर है कि नहीं, पहले बताइए. एवरीवन प्लीज कमेंट वेदर इट इज क्लियर और नॉट. एवरीवन प्लीज कमेंट वेदर इट इज क्लियर और नॉट. व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी बेलमैन-फोर्ड, इज इट क्लियर और नॉट? सब कोई कमेंट कीजिए अगर क्लियर है. कि किसी को डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी. किसी को कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए. ठीक है, हेजिटेट नहीं करना है. नेवर हेजिटेट टू आस्क योर डाउट, यू शुड क्लियर योर डाउट्स. ओके, हम बेलमैन-फोर्ड क्यों पढ़ेंगे? हमारे पास तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम था जो शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा था सिंगल सोर्स से. तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम के क्या प्रॉब्लम था, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कब नेगेटिव एज है और कब नेगेटिव एज साइकिल है. ठीक है, कब नेगेटिव एज है और कब नेगेटिव एज साइकिल है. तो हम क्या किए, हम एडवाइस करते हैं, और मतलब एडवाइस किया जाता है आपको कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम आप यूज मत कीजिए जब आपके पास नेगेटिव एज साइकिल रहेगा. तो नेगेटिव एज के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है, लेकिन नेगेटिव एज पे वो करेक्ट देता है, लेकिन नेगेटिव एज साइकिल में वो करेक्ट नहीं दे पाते हैं शॉर्टेस्ट पाथ. तो हमने क्या किया, हम लोग एक नया एल्गोरिथम साथ आए जिसका नाम बेलमैन-फोर्ड है. ये आपको बता देगा कि शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा अगर उसके अंदर, मतलब ये ग्राफ देख के ना, इसका एल्गोरिथम जिस तरह है वो ग्राफ बोल देगा कि नहीं, इस ग्राफ में नेगेटिव एज साइकिल है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकलेगा. लेकिन डिक्स्ट्रा नहीं बता पाता था. क्लियर है? देखिए, मैं लिख देता हूं. देखिए, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि कब नेगेटिव एज है, उस ग्राफ में नेगेटिव एज है, और कब नेगेटिव एज साइकिल है, कब नेगेटिव एज साइकिल है. ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, वो नहीं कर पा रहे थे. तो हमने क्या किए, लेकिन तो इसलिए हम लोगों ने क्या सजेशन रहता है कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम यूज नहीं करेंगे नेगेटिव एज पे. जब भी नेगेटिव एज रहेगा हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज नहीं करेंगे. ये था सजेशन दिया गया है आपको कि आप नेगेटिव एज साइकिल में डिक्स्ट्रा को यूज मत कीजिए. लेकिन आपने देखे कि नेगेटिव एज साइकिल में डिक्स्ट्रा तो करेक्ट ही देता है,
सिर्फ नेगेटिव एज पे तो करेक्ट था, लेकिन नेगेटिव एज साइकिल में करेक्ट नहीं दे पा रहा था, नेगेटिव एज साइकिल में करेक्ट नहीं दे पा रहा था। तो आप सोचिए कि जब नेगेटिव एज साइकिल है तभी हम शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता कर सकते हैं किसी ग्राफ का। जब भी नेगेटिव एज साइकिल रहेगा तो अब शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार जैसे मैं एक लेता हूं ये मैं एक ले लेता हूं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, ठीक है, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो यहाँ 0 हो गया, इंफिनिटी हो गया, यहाँ इंफिनिटी हो गया, यहाँ मैं -3 लेता हूं, ठीक है, तो इनिशियलाइज कर दिया 0 इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। अब ये तो यहाँ पे आप इनको ऐड कर दिए 0 + 1, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, फिर 1 + 2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, फिर 3 - 3 करेंगे तो ये क्या हो गया 0 हो गया, फिर 0 + 2 करेंगे तो 3 होगा, एक साइकिल मिला तो 0 हो गया, फिर और एक साइकिल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये तो 2 हो जाएगा ना, 0 + 2 2, फिर -3 -1 हो जाएगा। तो इस तरह ना, जब भी देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कब हम लोग शॉर्टेस्ट सिंगल पाथ नहीं कर सकते, जब वो डिसजॉइंट है, डिसकनेक्टेड हो। जब डिसकनेक्टेड ग्राफ रहेगा तब हम सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता कर सकते। और कब नहीं कर सकते, जब हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जब डिसकनेक्टेड ग्राफ है, और एक चीज क्या था, जब नेगेटिव एज साइकिल है। जब नेगेटिव एज साइकिल रहेगा, नेगेटिव एज साइकिल, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दो कंडीशन जब रहेगा कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ है और नेगेटिव एज साइकिल है, या फिर ये, तो आप उसका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता कर सकते। तो लेकिन हाँ, आप इसका ये ग्राफ में, ऐसा ग्राफ अगर ऐसा है तो आप उसका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं कर सकते। तो आप क्या किए, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम ये नहीं बता पा रहा है कि नेगेटिव एज साइकिल है ग्राफ में कि नहीं है, वो निकाल के दे दिया ऐसे कि हाँ इसका नेगेटिव, इसका होगा 1, इसका 2 हो, इसका 3 होगा, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं है। फिर एक लूप लेंगे तो ये हो जाएगा, और एक लूप लेंगे तो ये होगा। इसीलिए इस ग्राफ है ना, इस ग्राफ का सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होगा ही नहीं, हम निकाल ही नहीं सकते, -∞ तक चला जाएगा ऐसे करते 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 करते। तो इसलिए नेगेटिव एज साइकिल पे हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, हम इसलिए हम सजेशन क्या करते हैं कि डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि कहां किस ग्राफ में नेगेटिव एज है, किस ग्राफ में नेगेटिव एज साइकिल है, डिस्टिंग्विश अंतर नहीं कर पाएंगे कि नेगेटिव एज है कि नेगेटिव एज साइकिल, उनको पता ही नहीं चलता है डिक्स्ट्रा को, ठीक है। तो हम लोग सजेशन क्या रहता है कि जब डिक्स्ट्रा को हम अप्लाई नहीं करेंगे जब भी नेगेटिव एज रहेगा। देखिए ये क्लियर है कि नहीं, पहले यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है कि नहीं, सबको बताइएगा कि यहां तक क्लियर है कि नहीं। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे पता करना है कि अगर हम पता कर ले, हमारे पास कोई एल्गोरिदम है जो बोल दे कि इसमें नेगेटिव एज साइकिल है, तो हम क्या कर देंगे, मतलब अगर एक एल्गोरिदम बना ले जो बोल दे कि इसमें नेगेटिव एज है कि नेगेटिव एज साइकिल है, तो हम बोल देंगे ना कि किसका सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ होगा, किसका नहीं होगा। तो ये क्या है, बेलमैन फोर्ड इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये डिस्टिंग्विश कर पाता है कि कब नेगेटिव एज है, कब नेगेटिव एज साइकिल है, जो डिक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा, जो डिक्स्ट्रा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड बता देगा कि आप किसी ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिखिए, ये लिख लीजिए बेलमैन फोर्ड, सो लिख लीजिए बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम कैन चेक, चेक मतलब पता कर पाएगा, ठीक है, कैन चेक whether, can check whether it has, can check whether it has age cycle और नॉट, एज का साइकिल है कि नहीं है ये आपको पता करके बता देगा। अगर साइकिल रहेगा तो हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता ही नहीं कर पाएंगे, हो गया, हो गया, ठीक है, और नॉट। एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आप लोगों से, सो इसका मतलब क्या है, सो इट विल से, ये क्या बताएंगे, सो इट विल से whether it can, whether it will say whether it can find the, it can find the shortest path, it can find the shortest path for the given graph, or not. So it will say, तो ये बताएंगे आपको whether it can find the shortest path for the given graph or not, ठीक है। देखिए लिख लिए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ये आपको बताएंगे कि आप इसका
सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बता देंगे. सो इट विल से वेदर इट कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द गिवन ग्राफ और नॉट. इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ग्राफ, ये ग्राफ है आपका, ग्राफ को आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई किए, यहाँ पे है आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, ये आपको बताएगा, से करेगा कि आप इसका पता कर सकते हो कि नहीं. नो, ये बोलेगा ये सर नो, कि आप इसका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हो. नो, इफ, कब, इफ देयर इज ए, देयर इज ए, देयर इज ए नेगेटिव, देयर इज ए नेगेटिव एज, देयर इज ए नेगेटिव एज साइकिल. अगर नेगेटिव एज साइकिल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है. और यस जब नहीं है तो बाकी सारे कंडीशन में आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बता सकते हैं, ठीक है. तो डिसएडवांटेज है थोड़ा डिक्स्ट्रा का, ये बेलमैन फोर्ड का भी है. अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम. इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर, ये ज्यादा लगेगा इसमें. उसमें ई लॉग भी लग रहा था. देखिए ये तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है ना. देखिए इसका डिसएडवांटेज है ये टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन तब भी देखिए मेरा यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है कि ये टाइम ज्यादा लगेगा. डिसएडवांटेज लिख देते हैं. सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे बाद में, अभी नहीं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेलमैन फोर्ड, ऑफ बेलमैन फोर्ड, ऑफ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, of Bellman-Fold algorithm is more than Dijkstra. Is more than Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm से ज्यादा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. लेकिन तब भी आप बेलमैन फोर्ड रियल टाइम में लेकिन यूज नहीं करते. देखिए आप बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम रियल टाइम में यूज नहीं करते, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी दो डिस्टेंस में आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा. अगर मैं आपको बोलूं कोलकाता से बैंगलोर जाना है तो वो कभी नेगेटिव कॉस्ट होगा क्या? दो राउटर के बीच का डिस्टेंस क्या नेगेटिव होगा क्या? इसीलिए हम रियल टाइम में जनरली डिक्स्ट्रा ही यूज करते हैं. रियल टाइम में हम डिक्स्ट्रा ही यूज करते हैं, क्योंकि कभी भी दो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव नहीं होगा, कॉस्ट नेगेटिव थोड़ी होगा कभी, कि हमें नेगेटिव में कॉस्ट मिलेगा यहां से वहां जाने के लिए, ऐसा तो होगा ही नहीं. तो ये हो गया कि आप किसी को काम करने बोले और बोले वो काम भी कर देगा और आपको पैसा भी देगा, ऐसे थोड़ी होता है. ठीक है ना, क्लियर है ना. सो बट इन मोस्ट ऑफ द केस, बट इन मोस्ट ऑफ द केस, most of cases, but in most of cases Dijkstra algorithm is used. हम यूज क्या करते हैं? Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm is used. Dijkstra algorithm यूज करते हैं because in real case, because in real case we don't have, we don't get, we don't get negative, we don't get negative edge. हमें negative edge मिलेगा ही नहीं, since the distance between two router is not negative. Example जैसे हो गया, the distance between, the distance between, the distance between two router, the distance between two router is not negative. वो negative नहीं होता. The distance between two router is not negative. ठीक है, the distance between two router is not negative. क्लियर है? लिख लियोगे तो बोल दीजिएगा. देखिए ये सब चीजें समझना है हमें, ठीक है. बेलमैन फोर्ड आपको क्या कहते हैं? बेलमैन फोर्ड कहते हैं कि अगर आपके पास n नोड्स होगा तो कितने एजेस रहेंगे उस ग्राफ में? n-1. देखिए बेलमैन फोर्ड कहते हैं, बेलमैन फोर्ड कहते हैं, रिलैक्सिंग तो आप लोगों को सबको पता है. बेलमैन फोर्ड कहते हैं आपको, देखिए अब एल्गोरिथम शुरू होगा हमारा. बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम says that, says that, says that the shortest path, this single source shortest path in a graph having n nodes, single source
shortest path, single shortest path in a graph, having in nodes, have have at most maximum कितने एज हो गए, n-1 एजेस, मैक्स टू मैक्स n-1 एजेस रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि n नोड्स को कनेक्ट करना है तो n-1 एजेस आपको मिनिमम तो लगेगा, क्योंकि ट्री में n-1 लगते हैं। अगर इससे ज्यादा लग के शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव एज साइकिल होगा। देखिए अगर जैसे जो सिंपल मैं लेता हूं, ये जो मैं एग्जांपल लिया हूं, ठीक है, अगर इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए कितने लगे आपके नोड्स, एक दो लगा ना, दो लगा, हाँ, मैक्सिमम n-1 ही एजेस होगा। तो यहाँ 0 हुआ, यहाँ इन्फिनिटी हुआ, पहले किए थे 1 2, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए इससे ज्यादा एज अगर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर नेगेटिव एज साइकिल होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी ग्राफ में अगर n नोड्स है, तो आपको n-1 एजेस की रिक्वायरमेंट होगी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए। अगर उससे ज्यादा आपको अगर लग रहा है, आपको लग रहा है शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए, तो इसका मतलब जरूर ही उसके अंदर नेगेटिव एज साइकिल होगा। उससे ज्यादा, देखिए यहां से यहां गए, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, ठीक है। तो देखिए 3 नोड्स था तो 2 किए तो इतना हो गया, फिर यहां से अगर जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये 3 हो जाता है, 3 तो 0 हो गया। देखिए जहां भी अगर आपको एक बार एक एज और लग गया, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे नेगेटिव एज साइकिल है। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, कैसे ये नेगेटिव बता देता है कि नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं। देखिए लॉजिक क्या है, अगर आपके पास n नोड्स है तो n-1 ही एजेस आपको लगेंगे नेगेटिव सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए। तो 0 से ये 1 है, 1 + 2 3 हुआ, ठीक है। देखिए 2 एज से आपने पता कर लिए, एक और एज जैसे ही लगा तो इसका वैल्यू कम हो गया। तो अगर n नोड्स है और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए n एजेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में डेफिनेटली नेगेटिव एज साइकिल होगा, तो आप बोल देंगे कि आप इसका सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता कर सकते, देखिए क्लियर है कि नहीं, प्लीज कमेंट। क्लियर है कि नहीं बताइएगा। क्लियर है क्या, मुझे लग रहा है क्लियर है आप लोगों को। तो वहां पे क्या कहते हैं, इसका मतलब देखिए, हाँ, तो बेलमैन फोर्ड क्या कहते हैं कि अगर कोई ग्राफ है इन ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अगर आप देखिए अगर बोलते हैं ये कि देखिए तो क्या बोलते हैं, इन ए सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब देखिए ये क्या बोलता है आपको, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, तो अब करना कैसे। सो आप स्टेप्स क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, स्टेप्स आप क्या करेंगे, आप देखिए आपको करना है बेलमैन फोर्ड, अगर n नोड्स है तो आप n-1 नंबर ऑफ टाइम्स एजेस को रिलैक्स कीजिए, n-1 टाइम्स अगर रिलैक्स करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपको मिल रहा है n-1 एजेस को लेके। देखिए ये थोड़ा ध्यान देना होगा, पहले मैं लिख देता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम says that if we have n nodes, अगर n nodes है, कैसे पता करेंगे ये स्टेप्स, then relax every edges, आप हर एज को रिलैक्स कीजिए, ठीक है, n-1 टाइम्स प्लस 1। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास n नोड्स है तो आपको बोल रहे जितने एज है सबको रिलैक्स कीजिए n-1 टाइम्स,
n-1 टाइम्स रिलैक्स कीजिए, n-1 टाइम्स, फिर एक बार और कीजिए, फिर एक बार और कीजिए। ये एक बार और इसलिए कर रहे हैं कि उसके बाद जब आप एक बार और जब यूज करेंगे और उसके बाद अगर वैल्यू कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव एज साइकिल है। देखिए एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। अभी रुक जाए, अभी मत लिखिए, मैं अभी आपको पहले समझा देता हूं। पहले इसका स्टेप देखिए, स्टेप क्या बोला है, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम सेज दैट अगर n नोड्स रहेगा तो n-1 टाइम्स आप क्या करेंगे, रिलैक्सिंग करेंगे। इफ यू आर हैविंग n नोड्स देन रिलैक्स एवरी एज n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स आप रिलैक्स करेंगे। तो अगर आपके पास जैसे ये मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कहीं डाउट हो तो बोलिएगा। तो 4 1 2 ए बी सी, ये 0 हो गया। पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। ये 0 हो गया, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। 3 नोड्स है तो n-1 कितने, 2। 2 बार आप हर नोड को, हर एज को रिलैक्स कीजिए, हर एज को रिलैक्स कीजिए। देखिए तो जब भी रिलैक्स करेंगे तो इस इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है, पुराना ग्राफ देख के रिलैक्स करेंगे। तो 0+4 क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया तो आप लिख दिए। 0+1 क्या हो गया, 1 हो गया, लिख दिए। फिर इन्फिनिटी, देखिए इसे देखना, इन्फिनिटी प्लस 2 क्या हो गया, इन्फिनिटी, रिलैक्स होगा, नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ये स्टेप 1 हर एज को, यहां देखिए, तो आपको क्या है, मैं बोल रहा हूं कि अगर n नोड्स है तो n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स आपको एजेस को रिलैक्स करने हैं। तो आप पहले क्या किए, रिलैक्स किए, इधर इसे देखेंगे, ये जब बना रहे तो इसे देखेंगे, ये रिलैक्स हो गया। पहले 0 से b के पास जाने के लिए इन्फिनिटी लग रहा था, अब एज प्लस किए 4, तो अब क्या हो जाएगा, एज प्लस किए 4, तो ये 0+4 4 हो गया। फिर 0+1 किए, रिलैक्स किए, इस एज को रिलैक्स किए तो ये 1 हो गया। फिर 1, फिर यहाँ 1 नहीं होगा, इसको नहीं देखना है, इसको ही देखना है, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, तो रिलैक्स नहीं होगा। और तो ये हो गया स्टेप 1। देखिए एक बार आप कर लिया, आपको 2 बार करना है, 2 बार करना है, फिर एक बार और करना है चेक करने के लिए। तो दूसरा बार आप क्या करेंगे, स्टेप 2, दूसरा बार आप क्या करेंगे, यहाँ 0 है, अब करेंगे तो इसे देखना है आपको, हमेशा पिछला ग्राफ को देखना है रिलैक्सिंग करने के लिए। यहाँ 0+4 4 वही है, ठीक है, करेक्ट है, 4 ही होगा। 0+1 1 करेक्ट है, ये 0 है, 0+1 1+2 3 हो जाएगा, यहाँ 4 है, तो मतलब इसे रिलैक्स करो, मतलब ये रिलैक्स होगा। डायरेक्ट 0 से, इस नोड से यहाँ डायरेक्ट मत जाइए, इधर से जाइए, इधर से जाइए, ठीक है, इधर से जाइए। तो ये क्या हो गया, 2 3। तो ये जो आपका एल्गोरिदम है, ये कह रहे हैं कि अगर आप n-1 टाइम्स करेंगे तो आपको ये करेक्ट आंसर देंगे। तो n-1 टाइम्स किए तो करेक्ट आंसर तो दे दिए, लेकिन अब आपको क्या चेक करना है कि ये करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि नहीं, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे, स्टेप 3। ये स्टेप 3 क्या रहता है ना, चेक करने के लिए होता है कि आप जितना बार कर रहे हो, जितना बार आप इसे कर रहे हो, ये जो n-1 टाइम्स किए, तो ये सही दिया कि नहीं दिया, ठीक है, ये सही दिया कि नहीं दिया। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है, फिर इसे आप एक बार किए तो 0+4 क्या हो, 4 होगा, लेकिन तो आप नहीं करोगे तो 3। फिर 0+1 1 होगा, ठीक है, फिर 1+2 3 होगा, ठीक है। देखिए चलिए, क्लियर है क्या, ये क्लियर है कि नहीं बताइएगा। ये स्टेप, दिस स्टेप इज जस्ट चेकिंग, दिस स्टेप इज जस्ट चेकिंग, दिस स्टेप इज जस्ट चेकिंग whether it is a, whether it is a negative age cycle or not, whether it is a negative age cycle or not, negative age cycle or not, ठीक है, साइकिल है कि नहीं है। तो आपको ये स्टेप पता करके आपको क्या कर रहे हैं, आप पता कर रहे हैं कि क्या आपका आ रहा है, मतलब यहां तो आप 2 बार कर दिए तो आपको मिल गया। लास्ट स्टेप में आप चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें नेगेटिव एज साइकिल है, क्योंकि एक बार अगर नेगेटिव एज साइकिल रहेगा तो बार बार उसका वैल्यू सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ का कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। देखिए क्लियर है, क्लियर नहीं होगा तो बताइएगा, समझ में नहीं आया तो फील फ्री टू आस्क मी, टेल मी वेदर इट इज क्लियर और नॉट। बेलमैन फोर्ड आपको कहते हैं, एल्गोरिदम आपको कहते हैं कि अगर आपको सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है
तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास n नोड्स है, जितना भी नोड्स है उससे कम नंबर ऑफ टाइम्स एज को रिलैक्स कीजिए, उसके कम नंबर ऑफ टाइम्स एज को रिलैक्स, अगर n नोड्स है तो n-1 टाइम्स एज को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद एक बार और रिलैक्स कीजिए, उसके बाद एक बार और रिलैक्स कीजिए। ये एक बार और कर रहे हैं ना, क्यों? चेक करने के लिए। n-1 टाइम्स जब रिलैक्स, देखिए क्यों n-1 टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम सेज दैट सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ हैविंग n नोड्स हैव ऑलमोस्ट n-1 एजेस। अगर n नोड्स है तो सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए n-1 एजेस लगेगा। ये हमें बोलते हैं मैक्स टू मैक्स n-1 एजेस लगेगा। ये हमारा बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम कहते हैं कि अगर n नोड्स है तो हमें n-1 एजेस लगेंगे ये पता करने के लिए सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप क्या कर रहे हो, n-1 टाइम्स ही हर एज को रिलैक्स कर रहे हो, हर एज को रिलैक्स कर रहे हो। यहाँ पे n-1 टाइम्स हर एज को रिलैक्स करना है, ठीक है। तो एक कर लिए तो ये हमें सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा। लेकिन एक बार और करके हम क्या करते हैं ना, हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या है उसमें नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं। अगर नेगेटिव एज साइकिल रहेगा तो फिर वो कम दे देगा, वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किए, फिर नेगेटिव एज साइकिल, फिर एक बार और करेंगे, फिर कम हो जाएगा, फिर करेंगे, फिर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जैसे ये था हमारा, तो पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन। ए को 0 कर दिया, बाकी सबको इन्फिनिटी कर दिए। फिर 0 + 4 क्या हो गया 4, 0 + 1 क्या हो गया 1। तो जब यहां करेंगे तो इस ग्राफ को देखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 हुआ फिर 1 + 2 3 कर देंगे, नहीं, वो हम डिक्स्ट्रा में करते थे। यहां उस तरह नहीं करना है, यहां पे हम इधर इस तरह करेंगे। पूरा पिछला ग्राफ देखेंगे जो प्रीवियस ग्राफ था, उसके बाद देख के रिलैक्स करेंगे। ये एक बार रिलैक्स हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, हर एज को एक बार रिलैक्स कर दिए, यहां आ गए। फिर स्टेप 2 में क्या, इस ग्राफ को देख के रिलैक्स करेंगे। 0 + 4 4 है, सही है। तो 0 + 1 1, सही है, रिलैक्स ही है। 1 + 2 3, देखिए पहले यहां से यहां डायरेक्ट जा रहे थे 4, लेकिन अब यहां से जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, यहां से जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, पाथ का वैल्यू कम है। 1 + 2 दिया गया। तो यहां तक तो आंसर सही है। ये तो बेलमैन बोला n-1 टाइम्स रिलैक्स करेंगे हर एजेस को तो आपको करेक्ट आंसर दे देगा। लेकिन आपको पता, आपको तो बेलमैन-फोर्ड ये भी बोलता है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट एज है कि भी नहीं, मतलब इसका आप शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हैं कि नहीं। एक बार अगर इसमें नेगेटिव एज रहेगा तो फिर अगर करेंगे तो फिर तो वैल्यू कम हो जाएगा ना सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक बार और कर दिए, देखिए कि वही आ गया वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसके पास नेगेटिव एज साइकिल नहीं है, नेगेटिव एज साइकिल नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। नेगेटिव एज साइकिल नहीं, ये करेक्ट है। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइएगा। देखिए तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम कहते हैं कि अगर आपको सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है, अगर उसके पास आपके पास अगर n नोड्स होगा, अगर आपके पास n नोड्स होगा तो आपके उसको पता करने के लिए, सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए आपको n-1 एजेस लगेंगे, आपको n-1 एजेस लगेंगे। देखिए बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम सेज दैट द सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ हैविंग n नोड्स हैव एट मोस्ट, मैक्सिमम कितने एजेस रहेंगे, n-1। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है, कोई अगर ग्राफ है उसके पास n नोड्स है, तो अगर बेलमैन-फोर्ड यूज करेंगे तो मैक्सिमम n-1 एजेस रहेगा। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि आप क्या कीजिए, हर एज को रिलैक्स कीजिए n-1 टाइम्स। अगर हर एज को आप n-1 टाइम्स रिलैक्स करेंगे, देखिए एक बार रिलैक्स करने से मतलब क्या होता है कि आप एक एज के थ्रू जाना चाहते हैं। देखिए अब देखिए, जब इसको एक बार रिलैक्स किए, समझिएगा थोड़ा ध्यान लगेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे आप किसी एक एज को रिलैक्स कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच फ्रॉम सोर्स टू ऑल अदर नोड्स बाय यूजिंग सिंगल एज। एक बार जब रिलैक्स कर रहे हैं ना तो आप सिर्फ एक ही एज को कंसीडर कर रहे हैं, सिंगल एज, एक एज से। तो 0 4 4 हुआ, देखिए सिर्फ सिंगल एज से आप जा रहे हैं, सिंगल एज से जाएंगे तो यहाँ 4 ही लगेगा, सिंगल एज से यहाँ जाएंगे तो वहां लगेगा। लेकिन और तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पहुंच गए सिंगल एज से। देखिए 2 एज कंसीडर करेंगे तब यहां से यहां जाने के लिए आपको 3 लगेगा। तो जब हम एक एक बार रिलैक्स करते हैं ना, तो एक बार रिलैक्स करते हैं तो एक एज कंसीडर होता है, मतलब सिंगल से शॉर्टेस्ट पाथ पता करें बाय हैविंग ओनली 1 एज, शॉर्टेस्ट पाथ पता करें बाय हैविंग 2 एज। ठीक है, क्लियर है क्या। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए एग्जांपल अभी और लेंगे उससे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम सेज दैट इफ यू हैव n नोड्स, अगर आपके पास n नोड्स रहेंगे, देन रिलैक्स एवरी एज n-1, आप हर एज को रिलैक्स कीजिए n-1 टाइम्स, देन रिलैक्स एवरी एज n-1, आप हर एज को रिलैक्स कीजिए n-1 टाइम्स प्लस 1 क्यों, उसके बाद n-1 टाइम रिलैक्स करेंगे तो करेक्ट आंसर दे देंगे। 1 एक बार और रिलैक्स करेंगे तो अगर उसका वैल्यू कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसमें नेगेटिव एज साइकिल है, नेगेटिव एज साइकिल है। तो आप क्या करना, आप जब ये एक बार रिलैक्स कर रहे हैं इसको, तो आप इसमें देखिए 0 + 4 4 हुआ, 0 + 1 1 हुआ, फिर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी + 2 इन्फिनिटी होगा ना, तो इधर रिलैक्स नहीं करेंगे,
ये एज हम कंसिडर नहीं किए। जब इधर करेंगे ना तो जब ये स्टेप 1 करेंगे तो ये ग्राफ देखेंगे, जब स्टेप 2 करेंगे तो स्टेप 1 का ग्राफ देखेंगे। ऐसे करना है। 0+4 4 हुआ, रिलैक्स किए। 0+1 1 हुआ, फिर कर दिए यहाँ। लेकिन यहाँ इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी होता है तो आप रिलैक्स नहीं करेंगे, मतलब इसे रिलैक्स नहीं कर रहे, वैसे ही लिख दिए। फिर आप दूसरा टाइम कर रहे हैं। यहाँ क्या था, 0+4 4, ठीक है, पहले हम 4 ही लिखे थे। 0+1 1, हाँ 1 ही है। 1+2 क्या होगा, यहाँ पहले 4 था, अब क्या हो रहा है, रिलैक्स हो जाएगा। अगर ये एज कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे वैल्यू की हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो ये पाथ यूज करेंगे। तो यहाँ 4 से हम रिलैक्स करके 3 कर दिए। देखिए अब क्लियर है कि नहीं। फिर से दोबारा करेंगे तो यही आएगा। अगर दोबारा करने के बाद ये चेक करने के लिए वही आया तो इसका मतलब क्या है कि भाई सही है, इसमें नेगेटिव एज साइकिल नहीं है। क्लियर है क्या। तो देखिए एक एक और मैं लेता हूं, जैसे नेगेटिव एज साइकिल का मैं लेता हूं। देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल, फिर मैं आपको लिखाऊंगा नोट्स, फिर मैं लिखाऊंगा, पहले समझ जाइए चीजें, उसके बाद मैं लिखाऊंगा आपको। ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो इसको मैं ऊपर, तो पहला है, देखिए हेयर बेलमेंट फूड। यहाँ पे बेलमेंट फूड हम कितने बार रन करेंगे, जितने नोट्स है, अगर यहाँ 3 है तो 3 बार ही करेंगे। पहले n-1 करेक्ट देता है और लास्ट वाला हम चेक करने के लिए क्यों करेक्ट दे रहा है कि नहीं, उसमें नेगेटिव है साइकिल है कि नहीं। तो पहले क्या हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ इसका वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ इनके वैल्यू -3 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब स्टेप 1, रिलैक्स कीजिए हर एज को, हर एज को। तो 0+1 1 हो गया, 0+1 1 हो गया। पहले इन्फिनिटी था लेकिन अब ऐसे जाएंगे तो कम हो जाएगा। इन्फिनिटी+2 इन्फिनिटी, क्या करेंगे, इन्फिनिटी ही रहेगा। ये रिलैक्स नहीं हुआ, क्योंकि जब आप ये कर रहे हो तो आप इधर देखोगे ना, इसे देख के करोगे। इन्फिनिटी+2 इन्फिनिटी, तो नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। फिर इन्फिनिटी -3 इन्फिनिटी होगा, 1 है, वही बेस्ट है। देखिए क्लियर है कि नहीं, बताइए। ये इसी तरह होगा आपका। आप जब ये बना रहे हो तो ये देखना है, ये जो ये तो अपडेटिंग अभी चल रहा है, इसको देख के मत कर दीजिए कि 1+2 3 हो गया, नहीं नहीं, ये देखना है प्रीवियस, फिर स्टेप 2, तब हम स्टेप 1 वाला देखेंगे। यहाँ क्या है, 0 है, 0+1 1 हुआ, फिर 1+2 3 हो गया। पहले इन्फिनिटी था, अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी था पहले, 3 हो गया। अब देखिए यहां से यहां जा रहा है, यहाँ क्या, कहां यहां से क्या जा रहा है, इन्फिनिटी -3 इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी में -3 करेंगे तो इन्फिनिटी होगा ना, लेकिन यहाँ पहले तो 1 है, तो इसे रिलैक्स नहीं करना, ये पाथ हम यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कम है 1, तो इसको इसी तरह लिख दिए। देखिए यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। अब देखिए n-2 टाइम्स हम, n-1 टाइम्स के n3 था, n-1 टाइम्स किए मतलब 2 टाइम्स हम करके देखे। अब हम लास्ट टाइम करेंगे तो हमें क्या पता करना है कि इसमें नेगेटिव साइकिल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो 0+1 स्टेप 3 में क्या होगा, 0, 0+1 1, 1+2 3, ठीक है, ठीक है। फिर 3-3 0 हो गया, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया, 0। आप इसको रिलैक्स करेंगे, क्यों, क्योंकि 3-3 0 हो गया। देखिए आप जब एक बार और कर रहे हैं तो इसका नेगेटिव वेट जो है वो कम हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। देखिए वो कम हो जा रहा है, तो कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसके में जरूर नेगेटिव एज साइकिल होगा। तो इसका मतलब आप बोल देंगे कि यहाँ पे हम सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं पता कर सकते। ठीक है, समझ में आया। तो इस ग्राफ में अब सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं एग्जिस्ट करता है। क्लियर है क्या, देखिए क्लियर है कि नहीं, बताइए। चलिए सो लिख लीजिए। अब इसे लिख लिए होंगे तो डन कर दीजिएगा, इसे लिख लिए होंगे तो डन कर दीजिएगा। देख कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। here in this graph here in this graph here in this graph we can't find the shortest path, the single source shortest path.
ओके, अब देखिए करना कैसे वो मैं बताता हूं आपको। देखिए अब मैं जो जो बोला हूं मैं आपको लिखाऊंगा। सो गिव ए नोट एंड राइट। अगर किसी का वो नहीं लिखे हैं तो बोल दीजिएगा प्रीवियस, मैं कर दूंगा। पहला पॉइंट जो भी हमें बताया हूं मैं आपको लिखा देता हूं। वेन एवर वी आर रिलैक्सिंग, whenever we are relaxing an age, whenever we are relaxing an age, in age, we are we are seeing the we are seeing the we are seeing the previous we are seeing the previous graph, we are seeing the previous graph, and we are seeing the हिमांशु बोल रहे हैं previous, ठीक है लिख लीजिए। कंप्लीट ग्राफ में मैक्सिमम तो एजेस तो बहुत सारे रह सकते हैं, वो हमें यहाँ नहीं कहा जा रहा। आपको तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है ना। तो सिंगल सोर्स जैसे आपको जैसे कोई कहीं पर हुआ, देखिए समझिए चीज, यहाँ हमें वो चीज नहीं देखना है। यहाँ आपको ये देखना है कि जैसे अगर आपके पास कोई, चलिए मैं कंप्लीट ग्राफ का ही ले लेता हूँ, कंप्लीट ग्राफ का ही ले लेता हूँ, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ का ही मैं ले लेता हूँ। तो आपको देखिए समझिएगा, यहाँ पे आप जब कंप्लीट ग्राफ ले रहे हैं तो यहाँ जीरो करेंगे, बाकी सब आप इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको ए बी सी डी ई, आपको जब यहां से ए से बी के पास जाना रहेगा तो आप ये एज यूज करेंगे 1, ठीक है, आप ये एज यूज करेंगे। ये क्या हो गया, इसको आप इरेज कर देते हैं, ये 1, ठीक है, मैं इसको 1 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बेलमेंट फोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 कर दिया। फिर क्या करेंगे, जैसे डिक्स्ट्रा में क्या करते थे, पहले जो स्मॉलेस्ट था उससे किए 1 की, ठीक है। अगर आप फिर उसका जो छोटा है वो लेंगे 1 से, तो यहाँ पे मैं डिक्स्ट्रा ही लगा देता हूँ तो सही रहेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए ये बेलमेंट फोर्ड लगाते हैं, पहले इन्फिनिटी था, आप एक बार रिलैक्स कीजिए, अब बेलमेंट फोर्ड ही लगाते हैं, चलिए बेलमेंट फोर्ड ही लगाते हैं। यहाँ जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहा ना, अब मैं यहाँ पे तो जीरो रहेगा, ए ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका, सो ऐसे कर दिए, ठीक है, साइकिल ही ना बना कहीं, साइकिल नहीं बना, चलिए। तो यहाँ हो गया आपका 5, यहाँ हो गया आपका 4, यहाँ हो गया आपका 4, ठीक है, यहाँ, सो यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, बस उसी से एक होगा। चलिए यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप एक बार और करेंगे इसको, जैसे 5 एजेस हैं तो आप 4 बार करेंगे, 4 बार। देखिए सारे एज तो मैंने करेक्ट नहीं किए तब भी ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ये मैं ऐसे रफ लिया हूँ, इसको लिखने की दरकार नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली इसे लिया हूँ, ठीक है। तो फिर आप इसे ये करते हैं 4 5 के लिए, 0 1 2, अच्छा एक मिनट, इस तरह था, ये 0 1 1 हुआ, 0 1 2 हुआ, तो यहाँ 1 4 1 और 4 करेंगे, 1 और 6 करेंगे तो 7 होगा, लेकिन 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 0 + 4 4 है, ठीक है, फिर ये 2 है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 + 3 5 होगा, लेकिन 5 हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो शॉर्टेस्ट चाहिए, यहाँ 4 है ऑलरेडी है तो 5 रिलैक्स, ये इससे हम नहीं जाएंगे, इससे रिलैक्स नहीं करेंगे, 5 7 ये हो गया, तो नहीं होगा, तो बाद में भी आप करेंगे, अगर और भी बार करेंगे तो आपको यही मिलेगा, आपको यही मिलेगा। देखिए आपको 4 बार करेंगे ना, 4 बार भी आपको यही मिलेगा, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ।
देखिए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये हमारा सिंगल सोर्स है ए, आपको हर दूसरे बाकी सारे एजेस के पास बाकी सारे नोड्स के पास जाना है, ठीक है। कितने नोड्स है आपको यहाँ पे 5, आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। आप कैसे जाएंगे, देखिए आप कैसे जाएंगे। आप 0 से 1 ये गए, ये एज आप कंसिडर नहीं करेंगे, ये एज आप कंसिडर नहीं कर रहे, ये एज आप कंसिडर नहीं कर रहे। देखिए पाथ था, वो भी पाथ था, लेकिन आप कंसिडर नहीं कर रहे। आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, 0 को जब इसके पास जाना है वो डायरेक्टली चल जा रहा है, ये भी डायरेक्टली चल जा रहा है, ये भी डायरेक्टली चल जा रहा है, ये भी डायरेक्टली चल जा रहा है। तो जब नोड हमारे पास 5 है तो कितने एजेस आपको मैक्सिमम लग रहे हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पता करने के लिए? 1 2 3 4, देखिए 4 ही लग रहे हैं। वो तो एज रहेगा ही, लेकिन हमें तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है। उसको पता करने के लिए तो हमें तो इतने सारे एजेस तो नहीं लगेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हमें तो इतने सारे एजेस नहीं लगेंगे, हमें तो सिर्फ ये एजेस लगे, ये एज लगेगा यहाँ जाने के लिए, ये एज यहाँ, ये पाथ तो है। बैंगलोर टू हैदराबाद जाने के लिए, जैसे कोलकाता टू बैंगलोर जाने के लिए बहुत सारे पाथ होंगे, लेकिन हम तो वो पाथ लेंगे जो शॉर्टेस्ट देगा। तो बेलमेंट फोर्ड क्या कहते हैं, अगर आपके पास n नोड्स होगा तो सिंगल और शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए आपको n-1 ही एजेस लगेंगे, मैक्सिमम n-1, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेता हूँ। देखिए ये ग्राफ ये लिया, अब मैं सारा ही वर्टिसेस, सारा ही एजेस लेता हूँ। ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, इसका ये कनेक्टेड, इसका ये भी लेता हूँ, पहले नहीं लिया था, फिर ये भी ले रहा हूँ, इसका ये इसका, देखिए ये सब मैं नहीं लिया था, अब मैं ये भी ले रहा हूँ। देखिए इसमें कितने सारे एजेस हैं, देखिए इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। तो मैं रैंडमली कुछ डायरेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने रैंडमली कुछ डायरेक्शन दे दिया, कहीं नेगेटिव एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मैं ले लेता हूँ 10। सो 1 2 3 4 5, इसका मैं ले चुका हूँ 3। सो अगर सोर्स से आपके पास वो डायरेक्ट एज रहेगा तो वो शॉर्टेस्ट ही रहेगा, ये आपको नहीं कर रहे, वो आप पता कर रहे हो, तो आपको पता कर जब कर रहे हैं ना, तब आपको कंप्यूटेशन में पता चल रहा है कि वो शॉर्टेस्ट है कि नहीं है, शॉर्टेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, इसमें समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि दिख नहीं रहा है। मैं दूसरा और एक एग्जांपल लेता हूँ, चाहिए आपका कोरमेन बुक में एग्जांपल है, मैं उसे लेता हूँ, ठीक है। देखिए आपको समझ में आएगा, एग्जांपल है यहाँ पे, ये लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए, ये आप ठीक समझ में आएगा, इसमें भी 5 है। देखिए इसको ध्यान से करिएगा, समझ में आएगा। देखिए से मैं 5 लूँ तो n स्क्वायर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब नहीं होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम आएंगे, रुकिए अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले समझिए प्रोसेस कैसे करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हम आएंगे, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर हम आएंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं, चलिए इसका निकालते हैं। देखिए तो आप क्या कीजिए, पहले इनिशियलाइज कर दीजिए इसको 0 और बाकी सबको इन्फिनिटी, ठीक है। मैं इसी में ही करूंगा, ठीक है, इसी नहीं, इसमें करेंगे तो गलती हो जाएगा। स्टेप 1 देखिए थोड़ा ये बड़ा जाएगा, ये समझ जाएंगे तो हो जाएगा स्टेप 1।
तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है सारे। स्टेप 1 में आपको सबको रिलैक्स करना है, सारे एज को। देखिए अगर नोड में 5, अगर इस ग्राफ में 5 नोड है तो आप 4 बार रिलैक्स करेंगे, 4 बार में करेक्ट आंसर दे देगा। एक बार और करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं, नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं। तो आप रिलैक्स कर रहे हैं। 0 + 6 क्या हो गया, 6 लिख दिए 6। या इन्फिनिटी 5 है, इन्फिनिटी प्लस वही होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इधर नहीं होगा, यहाँ इन्फिनिटी ही रहेगा। स्टेप 1 0 + 7 7, क्योंकि इन्फिनिटी था पहले, ये कर दिए। ठीक है, एक एक स्टेप में अगर किसी स्टेप में दिक्कत रहेगी तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो बाकी सब उसी तरह रहेगा, बाकी सब उसी तरह रहेगा। स्टेप 1 में हमें ये मिलेगा। देखिए स्टेप 1 में जो हम करते हैं ना, वो हमें बताते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बाय इंक्लूडिंग ओनली वन एज। जब आप एक एज को इंक्लूड करेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही एज को। देखिए आप एक ही एज को इंक्लूड किए हैं तो आपको ये मिला है। देखिए क्लियर है, बताइए। मैं बड़ा प्रॉब्लम लिया हूं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से। चलिए अब देखिए स्टेप 1 देखेंगे, इस स्टेप 1 देखेंगे स्टेप 2 के लिए। तो यहाँ तो 0 + 6 6 ही रहेगा, 6 और 5, 6 + 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो पहले इन्फिनिटी था, अब क्या कर देंगे इसको, अब क्या कर देंगे, तो मैं इसको स्टेप 1 में मैं यहाँ कर देता हूँ, स्टेप 1 में। अच्छा मुझे एक और बनाना पड़ जाएगा, इस ये देखिए बना लिया ना। अब मैं इसको स्टेप 1 वाला कर देता हूँ, स्टेप 1 वाला। तो स्टेप 1 अब इसे कर देता हूँ। देखिए इससे क्या है, हमें दूसरे स्लाइड में जाना नहीं पड़ेगा। तो स्टेप 1 में हमें क्या मिला, 0, और यहाँ हमें मिल गया 6 7 और इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, ये स्टेप 1 में हमें मिला। अब स्टेप 2 में यहाँ पे कर देते हैं, स्टेप 2 में यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 6 से 5 मिला, 11 हो गया, लिख दिए। ठीक है, 6 5 11 लिख दिए। और कुछ है, 6 6 और 6 से -4 किया तो कितना हो गया, 6 + -4 इज 2। स्टेप 2 दो कर दी। ये देख लिए, इसका देख लिए, इसका इन्फिनिटी है, इसका इन्फिनिटी है, तो कुछ नहीं होगा। यहाँ 7 और -3, 7 -3 करेंगे तो क्या होगा, ये एज भी कंसिडर करना है ना। 7 -3 क्या होगा, 4, तो यहाँ 11 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये एज भी कंसिडर करना है। स्टेप 2 में आपको यहाँ 4 मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस एज को भी तो कंसिडर करना है। रिलैक्स कर दिए, पहले यहाँ पे 11 आ रहा था, जब ये कंसिडर किए तो 4 आ गया, 7 -3। फिर 9 7 यहाँ हो जाएगा 16, लेकिन पहले 2 है तो नहीं करेंगे, ये मिलेगा। देखिए अब क्लियर है कि नहीं बताइए, अब तक क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं अब तक बताइए। एक एक स्टेप में बताइए, एक एक स्टेप में क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो गया स्टेप 2, ये हो गया आपका स्टेप 2। तो मैं स्टेप 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर स्टेप 3 करूंगा वहां पे। अब मैं स्टेप 2 मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप 2, और स्टेप 3 हम यहाँ पे करेंगे, स्टेप 3 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आप अलग अलग बना के कीजिएगा, हम एक ही में कर रहे हैं क्योंकि हमें स्लाइड चेंज करनी ना पड़ेगी तब। ठीक है, तो ये -4 है, ठीक है, ये -4 है, ये -4 है। अब देखिए, अब आपको, अब तो ये स्टेप 2 में आपको, यहाँ स्टेप 2 का भी आप चेंजेस कर दीजिए। यहाँ आपको था, यहाँ आपको 4 और 2 मिला, 4 और 2 मिला। अब आप स्टेप 3 करेंगे। आपको कब तक स्टेप करना है, 5 है तो 5 बार करना है आपको। तो 0 + 6 6 हाँ है। देखिए हर एज को आपको करना है, हर एज को। 0 + 7 हाँ 7 है। 6 + 8 14, यहाँ 7 है तो नहीं, नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। 6 5 11, नहीं नहीं करेंगे। यहाँ 4 - 2 देखिए, 4 - 2
4 माइनस 2, अब देखिए कंसिडर करेंगे 4 माइनस 2 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ 6 था ना, अब ये 2 हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। देखिए हमेशा ही जब स्टेप 3 करेंगे तो स्टेप 2 का देखना है, ओके, उसमें मत कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2 2। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ और कोई है नहीं है, यहाँ ये देखते हैं 7 माइनस 3 4 का है, देखिए अब हो गया। तो स्टेप 3 में सिर्फ हमारा ये नोट चेंज हुआ, ये नोट का वैल्यू चेंज हुआ, ये नोट का वैल्यू स्टेप 3 में। पहले यहाँ पे 6 था, अब लेकिन 2 हो गया। तो पाथ क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया, पाथ चेंज हो गया। ये इस तरह जा रहा है पाथ, ये इस तरह जा रहा है पाथ स्टेप 3 में, ये इस तरह जा रहा है पाथ, नहीं ये पहले 0 से इस तरह डायरेक्ट जा रहे थे, अब इस तरह नहीं जा रहे हैं, अब हम इस तरह नहीं जा रहे हैं, इसको हटा दीजिए, अब हम इस तरह नहीं जा रहे हैं, पहले डायरेक्ट जा रहे थे लेकिन अब हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, अब हम डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इस नोड के पास जाने के लिए हम पहले यहाँ पे जा रहे हैं, फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं 7 माइनस 3 4, फिर हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस नोड के पहुंचने के लिए हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं पाथ, हम यहाँ यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाने के लिए हम कौन सा पाथ लिए थे, ये इसका दिया, इसको मैं अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मुझे ये डाउट हो रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? देखिए बताइएगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की डाउट्स आ रही है। तो अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं दूसरे तरीके से फिर बताने की कोशिश करूंगा। देखिए करती स्टेप 3 तक आपको ये मिला, मतलब ये आपको बता रहा है डायरेक्शन कि कौन सा पाथ आप यूज करेंगे तो आप उसके शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे जाने के लिए आप ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर आप ऐसे जाइए, फिर आप ऐसे जाइए, तो हो गया स्टेप 3। अब आपको स्टेप 4 करना है, तो आप इसको ना यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप 3 को, स्टेप 3 को लिख देते हैं, स्टेप 3 को भी। तो स्टेप 3 में आपको यहाँ 7 मिला। अच्छा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखिए थोड़ा है, मैं बड़ा प्रॉब्लम इसलिए लिया हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम कर ले तो सारे प्रॉब्लम हो जाए। तो आपका देखिए स्टेप 3 में आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ आपको सिर्फ 2 मिला था, यहाँ सिर्फ आपको 2 मिला, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक है। बता देंगे, हम फिर से बता देंगे, क्लियर है, चलिए क्लियर। स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 3 वाला हम लिख दिया। अब देखिए 0 प्लस 6 नहीं करेंगे, 0 प्लस 7 नहीं करेंगे, और 7 9 नहीं करेंगे, 2 2 4 नहीं करेंगे, यहाँ 0 है, फिर 2 7 9 नहीं करेंगे, फिर 7 माइनस 4 माइनस 2, देखिए यहाँ पहले प्लस 2 था, अब आप ये पाथ यूज करेंगे तो माइनस 2 हो गया। देखिए 7 माइनस 4 इज माइनस 2, अब माइनस 2 हो गया। अब आप रिलैक्स करोगे, यहाँ पे ये पहले प्लस 2 था ना, अब माइनस 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था माइनस 4, 7 माइनस 4 इज माइनस 2, ये चेंज हो गया। और चेंज हो रहा है क्या, 7 प्लस 7 2 प्लस 5 4, नहीं 4 माइनस 2 है 2 ही है। और देखिए सारे एज को हम इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको भी किए, इसको भी किए, हाँ है, इसको भी किए, इसको भी कंसिडर किए, सारे एज को हम कंसिडर कर, सारे एज को हमें रिलैक्स करना है, हमने कर दिया। तो हमें रिलैक्स करने के बाद स्टेप 4 में ये मिला, स्टेप 4 में ये मिला। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए, स्टेप 4 में ये मिला। तो मतलब अब क्या, हमें ये शॉर्टेस्ट पाथ दे दिया, अब हमें ये शॉर्टेस्ट पाथ दे दिया है, अब हमें ये शॉर्टेस्ट पाथ दे दिया है, अब हमें बस चेक करना है, अब हमें बस चेक करना है। तो स्टेप 4 में हमें ये मिला, तो ये स्टेप 4 हो गया, क्योंकि मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब स्टेप 5 में सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इसमें नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं, नेगेटिव एज साइकिल है कि नहीं। देखिए और जो मैं आपको बोल रहा था कि देखिए आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ पता किए वो कैसे पता किए, देखिए अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे गए, एक एज लगा, फिर यहां से आप कहाँ गए 7 माइनस 3 यहाँ गए। तो जब आपको यहाँ पे जाना रहेगा, मैं इस नोड का नाम भी दे देता हूँ, इसका एस है, सोर्स है, ये टी है, ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है, और ये आपका जेड है। देखिए अब आपको बेलमैन फोर्ड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेलमैन फोर्ड बोल रहे थे कि अगर आपके पास n नोड्स होंगे तो n माइनस 1 ही एजेस आपको रिक्वायर्ड होंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए। हाँ तो देखिए आपको यहाँ इससे इसके पास जाने के लिए 2 नोड 2 अभी लग गया, फिर इसको हम
इससे हम फिर यहाँ गए 2, फिर 2 से फिर -4 किए, -2 यहाँ आ गए। देखिए 5 नोड है तो 4 ही एज लगा है, एक एज एक ये एक ये एक ये और एक ये 4 एज है। इस 4 एज के थ्रू हम सारे नोड्स के पास जाएंगे। सिंगल सोर्स ये है। सारे हम सारे एज को कंसिडर करते हैं कंपटीशन में, लेकिन सारे एज डायरेक्ट नहीं जाएंगे, यहां से हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। हमको टी के पास जाने रहेगा तो हम इस तरह जाएंगे, इस तरह जाएंगे, पहले ये फिर ये फिर ये। हमें जेड के पास जाने रहेगा तो हम यू से जेड नहीं जाएंगे, हम टी से जेड के पास आएंगे। क्लियर है? अब देखिए स्टेप 5 में हमें बस चेक करना है कि उसमें नेगेटिव एज है कि नहीं। तो 0 + 7 7 ही है, 7 + 9 नहीं होगा, ये दोनों कंसिडर कर लिए, ये दोनों कंसिडर कर लिए, ये रिलैक्स नहीं होगा। 2 और -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 है, ये रिलैक्स नहीं होगा। 2 + 8 10 होगा, 7 है, रिलैक्स नहीं होगा। 7 - 4 -2 है, रिलैक्स नहीं होगा। -2 7 5 होगा, 4 है, रिलैक्स नहीं होगा। 7 - 3 4 ही है, रिलैक्स नहीं होगा। 4 - 2 2 है, रिलैक्स नहीं होगा। 2 7 7 होगा, यहाँ 4 है, रिलैक्स नहीं होगा। यहाँ 6 देखिए, सारे एज को आप कंसिडर कर लिए, इससे ज्यादा रिलैक्स नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव एज साइकिल नहीं है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता कर सकते हैं। आप बताइए अब क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका निकल गया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इस वे से आप पता किए। सो दिस ये जो लाइन है, लाइन्स मीन्स दिस एज दिस एजेस giving better value आफ्टर रिलैक्सिंग इस तरह आपको करना। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस आपको हम इसमें बता दिए। ठीक है, तो आप देखिए, आप स्टेप लिख लीजिए जब भी आप देखिए यहाँ पे स्टेप लिख लीजिए। जैसे ये स्टेप लिखे थे ना, वेन एवर वी आर रिलैक्सिंग एन एज वी आर सीइंग द प्रीवियस ग्राफ, तो इसको मैं फिर से ये लिखा दे रहा हूँ, यही नोट करके आपको लिखना है कि आप देखिए अब क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। जब भी हम रिलैक्स कर रहे हैं, वेन एवर वी आर रिलैक्सिंग, देखिए अब आपको चीजें पूरे अच्छे से क्लियर होंगी। थोड़ा हम लोग को रुकना पड़ता है समझने के लिए। वेन एवर वी आर रिलैक्सिंग इन एज we are seeing the previous graph, हम previous graph देख रहे हैं, and writing in the newly added graph, और हम लिख रहे हैं किसमें, नया एडेड ग्राफ में, एंड राइटिंग इन दी न्यूली एडेड ग्राफ। तो जब भी हम रिलैक्सिंग करते तो प्रीवियस ग्राफ देखते हैं और लिखते किसमें, नया एडेड ग्राफ में। दूसरा देखिए, जब हम एक बार रिलैक्स करते हैं तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करते हैं बाय हैविंग ओनली वन एज। व्हेनेवर वी आर रिलैक्सिंग, देखिए समझेंगे आप, व्हेन वी आर रिलैक्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी आर रिलैक्सिंग द एज, when we are relaxing the age for one time, जब मैं एक बार रिलैक्स कर रहा हूं एज को, it is we are finding the length of the shortest path, the length of the shortest path where each path is maximum of 1 inch, ठीक है। So when we are relaxing the age for one time, जब हम रिलैक्स कर रहे हैं एज को एक बार, it is we are finding the length, हम पता कर रहे हैं लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ where each path is maximum of 1 inch। तो जो भी पाथ होगा ना उसमें मैक्सिमम एज कितने हुए, एक। जब एक बार रिलैक्स कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ पता हो रहा है, लेकिन एज कितने होंगे उसमें, एक ही होंगे। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए। इसीलिए हमें उस तरह मिल रहा था, ठीक है।
लिख लिया होंगे तो डन बोल दीजिएगा। अब इसी तरह व्हेन वी रिलैक्स फॉर सेकेंड टाइम्स, जब हम रिलैक्स करते हैं सेकेंड टाइम्स, इट मीन्स that we are getting it means that we are getting means that we are getting the shortest path. It means we are getting the shortest path which containing the maximum of length to which containing the maximum of length to maximum length of 2. ओके, तो जब सेकेंड टाइम रिलैक्स करते हैं तो सिंगल्स और शॉर्टेस्ट पाथ पता चलता है, जहां पे मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है, 2। मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है, 2। So after doing n minus 1 relaxation, we should do one more time. हमें one more time करना है. We should do one more time relaxation. Okay. And if we get better shortest path, from previous graph, then it shows that there must be negative age cycle. इसका मतलब क्या है, वहां पे नेगेटिव एज साइकिल n-1 टाइम when we are doing again, it means we are getting a shortest path, having in here. So हो गया हमारा, ये भी लिख लीजिए। एंड इफ a simple graph have n nodes, and n edges, अगर एक सिंपल ग्राफ है उसमें n नोड्स है और n एजेस है, then it definitely have a cycle. तो उसके अंदर डेफिनेटली साइकिल होगा, then definitely have a cycle. So shortest path for that graph, will not get formed. शॉर्टेस्ट पाथ उस ग्राफ का हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करेंगे। n क्यूब होगा, लेकिन ये n क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता कर रहे हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप रिलैक्स कर रहे हो, v नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नोड्स है उतने नंबर ऑफ टाइम आप रिलैक्स कर रहे हो। हर टाइम रिलैक्स करने के लिए हर एज को आप रिलैक्स कर रहे हो, तो पहले आप पहला टाइम में जब रिलैक्स कर रहे हो तो ई एजेस को रिलैक्स किए, दूसरा टाइम भी ई एजेस को, तीसरा टाइम भी ई एजेस को, तो टोटल अब कितना बार हो गया, v इंटू ई एजेस को आप रिलैक्स किए, और रिलैक्सिंग में टाइम आपको कांस्टेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हम एरे बना देंगे, एरे बना के वहां पे जो एरे, जैसे देखिए ये जो नोड्स में जो वैल्यूज है वो एरे में रख देंगे, और जब यहाँ और उस एरे के इंडेक्स में चले जाएंगे। जैसे आपने पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लिख देते हैं,
ठीक है, देखिए आप यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ आपने इस तरह करके बना लें। जैसे 5 नोट है तो 5 नोट के लिए 1 2 3 4 5, एक 6 नोट है, 6 कर दिए। इसके बॉक्स के अंदर, इस एरे के अंदर आप लिखेंगे कि क्या अभी उसका वैल्यू है। तो देखिए 0 इन्फिनिटी 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 ऐसे रहा, फिर जो चेंज हुआ फिर आप चेंज करके लिख दिए। तो आपको तो पता है कि एरे में जो एक्सेस रहता है कोई भी इंडेक्स का, उसके लिए कांस्टेंट टाइम लगता है। कांस्टेंट, आपको सेकंड वर्टेक्स में जाना है तो एरे ऑफ 2 कर दिए, वहां वैल्यू लिख दिए जो करना है। तो कोई भी एक्सेस करने में आपको कांस्टेंट टाइम लग जाएगा। जो आप उसका वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो आपको कांस्टेंट टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप मीन नहीं बनाओगे, मीन जैसे वहां पे हम लोग बना रहे थे, डिलीट मीन कर रहे थे। यहाँ डिलीशन करने की हमें दरकार ही नहीं है, तो यहाँ मीन नहीं लगेगा, यहाँ बस एक सिंपल एरे लगेगा। हमेशा उस एरे के बॉक्स में जाएंगे और उसका वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक फिर से हम असाइन कर दिए तो इसमें हमें कांस्टेंट टाइम ही लगेगा, बिग ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम ही लगेगा बिग ऑफ 1। तो हमारे पास हर बार हम ई एजेस को इस तरह कर रहे हैं, ई एजेस को कितने बार कर रहे हैं, वी टाइम्स, तो वी इंटू ई हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, अब अगर ई आपका वी स्क्वायर है तो वी क्यूब होगा इन केस ऑफ डेंस ग्राफ। इन केस ऑफ स्पार्स ग्राफ वो हो जाएगा वी स्क्वायर। तो उस तरह भी आप ऐसे सही बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए वी इंटू ई, लेकिन उस तरह आपको नहीं बोलना है। बताइए क्लियर है कि नहीं, भी बताइए। आपको क्या है, आपको रिलैक्सिंग करना है हर एज को, हर एज को आपको रिलैक्स करना है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, वी टाइम्स। तो मतलब आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिलैक्स कर रहे हो, वी टाइम्स रिलैक्स किए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोल रहा हूं वी, क्यों, आपको रिलैक्स करने के लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा। हर बार रिलैक्स करने के लिए आपको कांस्टेंट, आपको देखिए हर स्टेप में ई आपको रिलैक्स करना है, ई एजेस, फिर दूसरे स्टेप में ई एजेस, फिर तीसरे स्टेप में ई एजेस। एक लूप चल रहा है, लूप चल रहा है, आपको लूप चल रहा है। और जैसे मैं इसका कोड भी लिखाऊंगा, एल्गो लिखाऊंगा, तो आप देखेंगे ये लूप चल रहा है। कितने बार ये लूप चलेगा, वी टाइम्स। तो ये कितने बार रिलैक्सिंग हुआ एजेस, वी इंटू ई टाइम्स। तो रिलैक्सिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम। क्यों, क्योंकि आप वहां पे एक एरे बना देंगे, हर नोड के लिए आप एक एरे बना देंगे। आपको जब उसका वैल्यू घटाना रहेगा, जिसका भी नोड का वैल्यू घटाना रहेगा, डायरेक्ट ए, अगर 3 नोड का A3 कर दिए, देखिए कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 कर दिए, जो करना है तो कितना लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो आपको जो रिलैक्स कर रहे हैं नोड का वैल्यू, जो आप शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हैं, उसके लिए आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो ये जो है, ये आपका हर बार क्या लेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, हर बार कांस्टेंट टाइम लेगा। हर एज कांस्टेंट टाइम लेगा, हर एज कांस्टेंट टाइम लेगा। टोटल एज कितना हो रहा है हर स्टेप में, ई एज, इसीलिए ई हो गया। हर बार लूप जो चलेगा उसमें ई टाइम लगेगा, ई टाइम, ई टाइम। और ओवरऑल क्या हो गया, वी इंटू ई, क्योंकि वी टाइम्स वो लूप चलेगा। तो तब भी कोड देख लीजिए, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए, थोड़ा हमें कोई भी चीजें, ये सब चीजें जो थोड़े पढ़ते हैं ना, उसके लिए थोड़ा हमें टाइम लगता है, क्योंकि ये सब थोड़ा थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। थोड़ा जो डाउट है समझ पूछिए, हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, ये डब्ल्यू हो गया आपका वेट मैट्रिक्स, एस हो गया आपका स्टार्टिंग नोट। तो आप लिख लीजिए जी क्या है, जी इज द ग्राफ, जी इज द ग्राफ having, g is the graph having vertex and edge, having vertex and edge set, vertex और edge set है। w is the weight matrix, w क्या है, weight matrix है, weight matrix, and ace is the starting node, ace क्या है हमारा, starting node है, ace is the starting, ace हमारा starting node, ठीक है, एस हमारा स्टार्टिंग नोड, ठीक है। तो पहला काम क्या है, आपको इनिशियलाइज करना सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप क्या कीजिए, इनिशियलाइज कीजिए, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स, इनिशियलाइज कीजिए। ये आपका ग्राफ है, ये आपका सोर्स, आप इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है फोर। पहले आप क्या करेंगे, v माइनस 1 टाइम्स एन, अगर नोड, यहाँ v क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, i इक्वल टू 1 टू क्या चलेगा, ग्राफ का जो जितने वर्टिसेस है ये बताएंगे, -1 टाइम्स, -1 टाइम्स, ठीक है, -1 टाइम्स।
इतने दूर तक वो करेंगे और लास्ट बार एक बार और चलाएंगे हम, वो चेक करने के लिए कि वो करेक्ट दे रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। देखिए इतना दूर तक डर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। सो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स किए, फिर फोर लूप चला रहे आई इक्वल टू 1 टू जितने वर्टिसेस है -1, मतलब ये n -1 टाइम्स चल रहा है। अब उसके लिए क्या करना है, हर एज को हमको रिलैक्स करना है। सो फोर लूप में नेक्स्ट, फोर लूप का बोले सर, नेक्स्ट में तो फोर लूप लगेगा ही ना, एक बार और जाना है ना, सिर्फ नेक्स्ट में फोर लूप क्यों लगेगा, नेक्स्ट में फोर लूप क्यों लगेगा, हमें तो ये n-1 टाइम्स करना है। नेक्स्ट में बस एक बार और ये कर लेंगे, जैसे फॉर ईच, जैसे हम उसके अंदर क्या करेंगे, हर बार में क्या करेंगे, फॉर ईच एज, फॉर ईच एज uv, फॉर ईच एज uv बिलोंग्स टू ग्राफ e, ग्राफ के एज में हम रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स uv w रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स कर दिए। देखिए n-1 टाइम्स लूप चला, हर बार हम क्या करें, हर एज को रिलैक्स कर रहे हैं, हर एज को रिलैक्स कर रहे हैं, हर एज को रिलैक्स कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, फिर ये हो गया चेकिंग, ये हो गया चेकिंग, लास्ट वाला जो आप बोल रहे थे नेक्स्ट लूप के लिए, तो लास्ट वाला वही, फॉर ईच एज, फॉर ईच एज यूवी जो बिलोंग कर रहा है ग्राफ में, जो बिलोंग कर रहा है ग्राफ में, हम देखेंगे कि इसका जो डिस्टेंस है पहले से, जो इस वर्टेक्स का डिस्टेंस दिया है, क्या वो ग्रेटर है, अगर मैं u का डिस्टेंस और वेट ले लू मैं uv का। देखिए पहले जो आपको डिस्टेंस दिया है इस वर्टेक्स का, ठीक है, वो आपने यहां लिखे। अब आप यहां से देख रहे हो, क्या मैं u के थ्रू जाऊंगा और अगर वेट ले लू uv का, अगर ये कम हो गया, ये कम हो गया, देखिए आपने देखे रिलैक्सिंग एज यही था, अगर ये देखिए याद कीजिएगा, इस तरह था हमारा, इस तरह करके, अगर यहाँ ये एस है, ये यू है और ये वी है, तो अगर इसका कॉस्ट अगर 20 है और इसका यहाँ पे धर के ऐसे जाइए 5 है, यहाँ 10 है, तो आप देखेंगे इसका अगर डिस्टेंस ऑफ वी अगर यहाँ 20 है, वो अगर ज्यादा है, जो आपको निकला यहाँ से रिलैक्सिंग करके अगर यहाँ 20 निकला, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये पाथ से फिर चल जाऊं 10 + 15, तो मतलब क्या है, अभी तक हमें शॉर्टेस्ट नहीं मिला, मतलब यहाँ क्या होगा, नेगेटिव एज होगा, नेगेटिव एज होगा, क्लियर है, क्योंकि फॉर एज के लिए देख रहे हैं तो नेगेटिव एज होगा तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि ये गलत है, ऐसे इसमें नहीं निकलेगा, इसमें हमें नहीं मिलेगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और या फिर ये होने के बाद रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू क्या बताएंगे कि हमारा, तो अब रिटर्न ट्रू फॉल्स करे तो हम बुलियन यूज करेंगे, ठीक है, तो वो सब हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पे। ये हो गया, देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए। जैसे एक ये एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे पहले आपका निकला, पहले आपका निकला, जैसे नेगेटिव एज से अगर आप देखना चाहते हैं तो नेगेटिव एज से देख लीजिए, आपका नेगेटिव एज से धर लीजिए, अगर यू निकला 10 है और वी निकला, वी धर लीजिए 20 है, 20 है, और यहाँ आपका नेगेटिव एज है -20 है, ठीक है। तो पहले तो ये 20 था, डिस्टेंस ऑफ भी 20 है, लेकिन अगर ये वर्टेक्स से अगर जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ यू दैट इज 10 +-1, सो दैट इज गोइंग टू 9, मतलब ये चेक कर रहा है, एक बार और चेक कर रहा है, ये भी हो गया रिलैक्सिंग। तो आप रिलैक्स नहीं कर रहे, आप चेक करो, रिलैक्सिंग यही करते। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया कि किसी का जो आपको निकला है वैल्यू सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, अगर मैं किसी और नोड्स के थ्रू फिर जाऊं रिलैक्स करने के बाद, देखो किसी भी एज से रिलैक्स करने के बाद उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें नेगेटिव एज साइकिल होगा, नेगेटिव एज साइकिल। क्लियर है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए क्या लगेगा, इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या लगेगा, वी, बिग ऑफ वी, इनिशियलाइज किए सिंगल से शॉर्टेस्ट पाथ सारे वर्टिसेस किए, बी लगा, ये v-1 टाइम्स रन करेगा, v-1 टाइम्स, और जितना बार रन कर रहे हैं आप हर एज को रिलैक्स कर रहे हैं, हर एज को रिलैक्स कर रहे हैं, हर एज को, और रिलैक्सिंग में आपको कितना लगता है, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट टाइम लगता है, तो ये v-1 टाइम्स चल रहा है, ई नंबर ऑफ एजेस को रिलैक्स कर रहे हैं और कांस्टेंट टाइम हमेशा लग रहा है, तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, v, वी, देखिए तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा, देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए।
और यहाँ पे हमें मीन इफ तो नहीं लगेगा क्योंकि हम यहाँ डिलीट कर नहीं रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में अब आप लिख लीजिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, v माइनस वन प्लस वन टाइम्स v minus 1 plus 1 times it is running, that is v times is running equal to v times हम run कर रहे हैं, and for every time and for every time it is relaxing EH को वो रिलैक्स कर रहे हैं EHs को, ठीक है। and here and here we don't need heap, और यहाँ हमें heap required नहीं है because we are not required to delete, because we are not required, हम यहाँ delete नहीं कर रहे हैं, because we are not required to delete the mean, हम यहाँ minimum को delete नहीं कर रहे। Dijkstra में क्या करते थे, minimum को delete करते थे, ठीक है। मिनिमम हमेशा लेते थे, फिर करते थे, फिर एज्यूम करते थे कि वो डिलीट हो गया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट मीन, ओके, डिलीट करते थे हमेशा। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ मीन नहीं लगेगा, मीन ही, ठीक है। सो बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिलीट द मीन, हमें मीन की डिलीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कहाँ था मैं, बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिलीट द मीन, that's why we can use array, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं array, that's why we can use array to store the nodes, तो हम store the nodes को स्टोर करने के लिए हम array यूज कर सकते हैं। and whenever we have to go to decrease the key, and whenever we have to go to decrease the key, whenever we have to go to decrease the key, we got to that value, हम उस वैल्यू पे चल जाएंगे and decrease it and it will take big O of one time, तो big O of one time लेगा, so the total time complexity is big O of V, तो big O of V हो गया। मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरे यूज करते हैं,